नाज़रीन आदाब, मैं हूं विसाल आजम। दरअसल लोकसभा में जो शहरियत तरमीमी बिल है वो पास हो चुका है बहुत ही आसानी के साथ, एक बड़े फ़र्क के साथ। आज जो इम्तहान है वो राज्यसभा में है। क्या राज्यसभा में ये बिल पास हो जाएगा? क्या जो हज़ारों लाखों लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं शुमाल मशरक़ी रियासतों में, नॉर्थ ईस्ट में, और उसके साथ साथ दिल्ली में या बेंगलुरु में या मुंबई में या अलीगढ़ में, कई शहरों में इसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्या इन प्रोटेस्ट के बीच राज्यसभा में आज जो वोटिंग होगी अभी बहस के बाद, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राज्यसभा में भी ये बिल पास हो जाएगा? जाहिर है कि अगर राज्यसभा में ये बिल पास हो जाता है तो फिर इसे एक हतमी शक्ल दी जा सकती है। उसके बाद फिर ये जो है सदर जमहूरिया के पास जाएगा और ये कानून बन जाएगा। लेकिन इसको लेकर खास तौर से अब ये बहस छिड़ गई है कि क्या ये बिल जो है वाकई आइन से टकरा रहा है, आइन की जो रूह है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, उससे क्या ये टकरा रहा है? क्योंकि आइन की जो खास बात है उसमें यही है जिक्र कि जो भारत जो मुल्क है वो शहरियत के लिए किसी को किसी मजहब या रंग नस्ल के एतबार से नहीं देखता। और इसलिए चूंकि इस बिल में जो सिफारिशात हैं उसके मुताबिक हिंदुस्तान ने जो ये बिल पेश किया है, इसके मुताबिक जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है, इन तीन पड़ोसी मुल्कों से जो मुसलमानों का जिक्र इसमें नहीं है, उसके अलावा यह जिक्र है कि वहाँ के जो हिंदू हैं, पारसी हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, इन्हें यहाँ शहरियत दी जाएगी। सवाल इसी बात को लेकर है कि आप एक खास कम्युनिटी का जिक्र आखिर इसमें क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल लगातार कांग्रेस या दूसरी अपोजिशन पार्टियां जो इस बिल की मुखालफत कर रही हैं वो उसे उठा रही हैं, और इसी को बुनियाद बनाकर यह बात कही जा रही है कि ये आइन की जो असल रूह है इससे ये टकराता है, ये बिल टकराता है। तो क्या अब इस बात को लेकर सवाल ये भी छिड़ गया है कि अगर ये वाकई कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जो वो तमाम पार्टियां हैं जो खुद को सेकुलर पार्टियां कहती रही हैं, क्या उन्हें इस बारे में फिर से सोचना नहीं चाहिए? क्या उनका स्टैंड क्या होगा इस बारे में उन्हें फिर से गौर नहीं करना चाहिए? हालांकि बार बार अमित शाह ने जब लोकसभा में इस बिल को पेश किया था तो वहां भी इसका ये सवाल उठा था, और राज्यसभा में भी ये सवाल उठा है, और उसका जवाब दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि किसी भी सूरत में ये बिल जो है वो गैर आइनी नहीं है। और इसको लेकर जो खदशात हैं खासतौर से शुमाल मशरक़ी रियासतों में, उनके खदशात को दूर करने की कोशिश भी की गई है। आपको याद होगा लोकसभा में जब अमित शाह इस ताल्लुक से बयान दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि शुमाल मशरक़ी रियासतों के कई तरह की तंजीमों से, NGO से, गैर सरकारी तंजीमों से और लगभग तमाम पार्टी के लीडरों से उन्होंने इस बिल को लेकर बातचीत की है कि इसमें क्या सिफारिशात हैं और इसमें क्या खदशात हैं, उसका जवाब क्या है। उन्होंने बताया था बाज़ाब्ता कि 100 घंटे से ज़्यादा वक्त दिया है वहाँ बातचीत में, कि फिर भी ये सवाल उठ रहा है कि शुमाल मशरक़ी रियासतों में जिस तरह से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, मुजाहरे हो रहे हैं। कल वहाँ नेसो यानी नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो 11 घंटे के बंद की कॉल दी थी, आज भी वो बंद लगातार जारी है। बल्कि जो हमारे नुमाइंदे हैं सुबह से उन्होंने 1-2 बार बताया है कि आज जो बंद है वो ज़्यादा और इंटेंसिफाई हो चुका है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर सब कुछ जब किया गया था तो किस खदशे को लेकर इस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है? और यही जवाब और सवाल अभी भी राज्यसभा में जारी है। राज्यसभा में भी अपोजिशन की तरफ से भी एतराज़ किए गए। आनंद शर्मा ने कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखी और उन्होंने कई सवाल उठाए, और उसके बाद कपिल सिब्बल ने भी इस पर अपनी बात रखी है। JP नड्डा ने इस पर जवाब भी दिया है। तो सवाल यही है कि सवाल जवाब लोकसभा में भी काफ़ी इसको लेकर प्रोटेस्ट एतराज़ात किए गए। अपोजिशन ने ज़ोरदार ढंग से बात उठाई, यहाँ तक कि जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने तो बिल के ख़िलाफ़, इससे बिल्कुल गैर आइनी और हिंदुस्तान के मुस्तक़बिल के लिए बिल्कुल ही एक ख़तरनाक कदम बताते हुए उन्होंने इस बिल की मुखालफत भी की थी, उस बिल की कॉपी को फाड़ा भी था। लेकिन सवाल ये होता है कि इस बहस मुबाहिसे के बाद निकलता क्या है? चूँकि जब लोकसभा या राज्यसभा में बिल को पास कराना होता है तो वहाँ पर नंबर काउंट होते हैं कि इस बिल की हिमायत में कितने वोट पड़े और इस बिल की मुखालफत में कितने वोट पड़े। जाहिर है कि लोकसभा में BJP जो बरसर इक़्तिदार है उसके वो मेजॉरिटी में है, उसके पास नंबर्स की कमी नहीं है। राज्यसभा में भी BJP हालांकि मेजॉरिटी में तो नहीं है अकेले अपने दम पर, लेकिन राज्यसभा में BJP सबसे बड़ी पार्टी ज़रूर है, और जो इसके एलाइज हैं अलग अलग रियासतों में या जो NDA खेमे में जो पार्टियां हैं उनका साथ मिलने की इन्हें पूरी तवक्को है। तो इस बारे में ये उम्मीद या ऐसा इम्कान है कि ये राज्यसभा में बिल शायद पास हो जाए।
लेकिन राज्यसभा में जो कुछ हो रहा है अभी लगातार इस पर सवाल जवाब उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुर्रम मौजूद हैं। खुर्रम, एक तरफ लोकसभा में लगातार बहस हुई, बिल पास हो गया, राज्यसभा में आज बहस हो रही है। जाहिर है कि वहां पर बहस मुबाहिसा का एक खास मकसद जो भी रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो नंबर गेम पर आके सब कुछ डिपेंड करता है कि नंबर किसके पास कितने हैं और इस बिल की मुखालफत या हिमायत में कितनी वोटिंग हो रही है। आप उस बिल से दिल से उसे चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, उसका मुस्तकबिल में क्या असर होगा, नहीं होगा, एक सवाल अलग हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो लगातार मुजाहरे हो रहे हैं उसका जो मरकजी जो एक पॉइंट है वो क्या है, किस बात को लेकर मुजाहरे लगातार हो रहे हैं, जबकि वज़ीर दाखिला ने हर खदशे का जो लोकसभा या राज्यसभा में भी उठाया जा रहा है उसका जवाब दिया है। खुर्रम, देखिए विशाल, अगर हम समझें जिस तरह से राज्यसभा और लोकसभा में बहस हुई और उसमें मरकजी नुक्ता जो निकल कर आया है, उसमें जो अपोजिशन का सबसे बड़ा एतराज़ है जो खुल कर आया है, हालांकि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस बात का जवाब देने की कोशिश की है, वो ये है कि मज़हब की बुनियाद पर इस पूरे बिल में शहरियत को डिफ़ाइन किया गया है। हालांकि हमारे वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि एक ज़ुमरा बनाया है, हमने एक कैटेगरी बनाई है, उसके तहत हम ये करना चाहते हैं, अलग अलग वक्त में अलग अलग मुल्कों से आए लोगों को शहरियत दी गई है। लेकिन ये जो बुनियाद है कि मुसलमानों के सिवा, यानी कि सिख हो, हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, पारसी हो, तमाम लोगों को इस बिल में शामिल किया गया है कि पड़ोसी मुल्कों से अगर सताए हुए लोग हैं तो उनको हम शहरियत देंगे। लेकिन अमित शाह ने जिस तरह से तकरीर की और उसमें जो कहा कि ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं और किसी कागज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी दस्तावेज़ात की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे में सवाल यही खड़ा हो गया है कि आखिर कितने लोग आए हैं और क्या क्या इसको एनआरसी से जोड़कर ना देखा जाए। और अमित शाह ने यह भी साफ कर दिया कि एनआरसी इस मुल्क में आकर रहेगा। तो बुनियादी जो बात है वो मजहब की जो पाबंदी की गई है उसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 14 के तहत हमारे मुल्क में जो बराबरी का हक है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में भेदभाव करता है और इसी को लेकर के मुल्क में लगातार एहतजाज हो रहा है। विशाल जी, खुर्रम, आप इस वक्त कहां पर हैं और आपके साथ कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं और वहां पर क्यों जमा है? क्या ये मुजाहरा कर रहे हैं, इसका एहतजाज कर रहे हैं इसके खिलाफ? देखिए विशाल, मैं इस वक्त आईटीओ यानी दिल्ली का आईटीओ का इलाका है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, इसी शाहराह पर आगे जाकर के बीजेपी का कौमी हेडक्वार्टर है। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक बड़ा एहतजाज किया गया था, वो एहतजाज खत्म हो चुका है, लेकिन ये सारे वो लोग हैं जो इस एहतजाज में शामिल होने आए थे। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की तो ये मेरे साथ रुक गए हैं क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम था। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो आज एहतजाज किया, क्या कहने के लिए किया, सरकार को क्या बताने के लिए किया, मुल्क को क्या बताने के लिए किया? देखिए, जो अमित शाह जी ने ये बिल लेके आए हैं ये सरासर जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और मैं इसमें ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये मज़हब के नाम पे देश को बांट रहे हैं, हर धर्म के लोगों की ये बात कर रहे हैं, लेकिन इनका जो खुला टारगेट है वो सिर्फ देश की मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और कुछ नहीं है। मेरा अमित शाह जी से एक सवाल है, क्या इस देश की आज़ादी में कि मुसलमानों ने क्या किसी से कम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था? लेकिन जो दिख रहा है कि सिर्फ एक माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके ये बिल लेके आ रहे हैं क्योंकि जो इनके सैफरन वोटर्स हैं उनको ये खुश कर सकें। सरकार की जो दलील है कि हम ये कुछ पड़ोसी मुल्कों के सताए हुए लोगों के लिए कर रहे हैं, किसी के कम्युनिटी को निशाना नहीं बना रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? इनके पास दरअसल मुद्दा ख़त्म हो चुका है। बाबरी मस्जिद का मुद्दा था वो भी ख़त्म हो गया और इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा। ट्रिपल तलाक लेके आते हैं, बेतुकी चीज़ें हैं, रोज़ आए दिन बहन बेटी को जलाया जा रहा है, इन पे कोई इनका वो नहीं है, इंतज़ाम है। बस इनके पास बेतुके मुद्दे हैं, उल्टे सीधे काम है, जो वो करवा लीजिए इनसे। कायदे की चीज़ कोई नहीं है। कारोबार से लोग परेशान हैं, चोरी चकारी पे लोग उतर आए हैं, लूट मार पे उतर आए हैं लोग। तो ऐसी सरकार पहले कभी नहीं देखी, जो भी उम्र रहा हो हमारा। हम बड़े सुकून की ज़िंदगी जी रहे थे, हिंदू मुसलमान हम सब एक थाली में खाते थे। आज वो दिन आ गया है जिसके साथ हम खाना खाते थे वो हमें देख के मुंह फेर लेता है।
ये नीति गंदी नीति है। सरकार की जो दलील है वो कितनी समझ में आती है? सर सरकार की दलील अगर बिल्कुल सही है, सब में पड़ोसी जो है मुल्कों से बहुत तो ज्यादा चलना ही इसको कल भी बंद की सूरत हाल थी 11 से 12 घंटे। आज भी वहां काफी हालात जो है बिल्कुल टेंस बने हुए। हमारे साथ गौतम बोरहा जुड़ चुके हैं। गौतम, आप इस वक्त कहां पर है? क्या आप जोराहाट में ही हैं? और क्या है कल से आज तस्वीर कितनी बदली है? क्या आज भी वहां प्रोटेस्ट हो रहा है? हाँ विशाल, लगातार 3 दिनों के लिए जोरहाट बंद है जी। असम के काफी जगह पर आज भी बंद रहा और सड़कों पर कोई गाड़ी नहीं चल रहा है। सरकारी कार्यालय आज भी बंद है और आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे लोग निकल कर आ रहे हैं और जोरहाट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस के सामने ऐसे लगातार प्रोटेस्ट जारी है। सुबह से अभी तक ये प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी है और हर कम्युनिटी के लोग बाहर निकल के आ रहे हैं और सड़कों पर आम जनता टायर जलाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर अभी तक सुबह से अभी तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं और देख सकते हैं। और सिर्फ जोरहाट में ही नहीं, जो असम के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नज़र आया है। मैं जानने का कोशिश करूंगा, आपसे जानना चाहता हूं कि हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर लोग एक ही चाहते हैं कि कैंप को हम लोग नहीं मानेंगे, आप लोग नहीं मानेंगे और उसका विरोध कर रहे हैं। आज भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसका बाद क्या होगा? अगर राज्यसभा में ये पास हो जाता है तब क्या होगा? पहली बात, जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है ये एक जाति के स्वार्थ में है और पूरे जो हम लोगों का जो अपना संस्कृति है, जो हम लोगों का अपना मातृभाषा है, उसे बचाने के ये पूरा आंदोलन है। तो इसीलिए अगर ये बिल पास हो गया तो आप लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रहा है किस तरह से पूरे असम में एक आंदोलन शुरू हो चुका है और किस तरह से एक मतलब एक ऐसा परिस्थिति का उद्भव हो गया है जहां पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मैं फिर आऊंगा आपके पास। यहाँ का जो सिचुएशन है, इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का सिचुएशन कैसा है। काफी हजारों लोग आके तैनात हो गए हैं जोरहाट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस के सामने और लगातार सब लोग यही स्लोगन दे रहे हैं कि कैब वो लोग नहीं बनेंगे और सरकार गौतम, हम अपने दर्शकों को, नाज़रीन को बता रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस वक्त जोराहाट में, असम के जोराहाट में किस तरह का समा है। और मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूं, हमारे नाज़रीन भी देख रहे होंगे कि बूढ़े, बच्चे, खवातीन, मर्द, नौजवान सब शामिल इस प्रोटेस्ट में। गौतम, आप कुछ लेडीज से बात कीजिए, उनसे जानिए कि उनके मन में क्या है, क्यों इनको लगता है कि इनके लिए शायद ये कुछ गलत हो रहा है, जबकि होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बोला है कि किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। गौतम, मैं पूछने का कोशिश करूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर ने बोला है पार्लियामेंट में कि डरने का कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? कैब से क्या डर है आप लोग के मन में? এইটো কথা হ'ল কি, হোম মিনিষ্টাৰে যিয়ে নকওক এইখন কেব আহিলে हिंदी अच्छा जो है होम मिनिस्टर बोल रहे हैं कैब आएगा तो कोई आसामी आदमी का कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बात गलत है। जो बांग्लादेशी आएगा वो हम असम का पूरा आदमी का वो जो ये है आपका पूरा भाषा संस्कृति वो पूरा असम में खत्म कर देगा। ये उन लोग का ये सिर्फ वोट लेने का एक मीठा बात है। लेकिन गौतम ये सवाल बार बार उठता रहा है गौतम के असम में जो हालिया चुनाव हुए हैं वहां बीजेपी को काफी कामयाबी मिली है, बीजेपी ने वहां पर जीत हासिल की है। बीजेपी का कहना है कि हमने अपने मैनिफेस्टो में इस बात का उल्लेख किया था, लेकिन जब वहां बीजेपी जीतती है, वहां लोगों का वोट मिलता है। अब जब बीजेपी ये कदम ले रही है या सरकार ये कदम उठा रही है तो क्यों ये एहतजाज हो रहा है, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? हाँ, मैं वो बात भी जानने का कोशिश करूंगा।
जैसे कि इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी की जीत हुई थी आसाम पे, लेकिन आप बीजेपी ने जो बिल लाने का कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों? प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी जो आश्वासन दी थी हमारे नागरिकों को कि बांग्लादेशी हटाएंगे, पर अभी वो लोग उल्टा बांग्लादेशी लाने का बात कर रहे हैं। इसी वजह से हम लोग प्रोटेस्ट के लिए निकले हैं कि ऐसे ही असम में रहने के लिए जगह नहीं है। असम के लोगों का असम में रहने का जगह नहीं है, काम धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अगर बाहर से लोग ले आते हैं तो उनको रखेंगे कहाँ, उनको देंगे काम क्या? आज हमारे सभी बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, ऐसा नियम नीति लागू किया है कि सारे बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। ये तो उनको सोचना चाहिए ना, वो गद्दी पे बैठ के नया नया कानून बनाते जा रहे हैं, भोगना तो हम लोग को पड़ रहा है ना। तो उनको सोचना चाहिए कि आज इतना राज्य प्रोटेस्ट के लिए निकला है तो कुछ बात के लिए ही निकला होगा और उनको मानना ही पड़ेगा, पब्लिक को बात उनको मानना ही पड़ेगा, इसके लिए चाहे जो भी हो जाए। बस इतना ही बोलना है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। और विशाल, आप देख सकते हैं सबके मन में एक ही बात है कि सरकार अगर अपना इरादा नहीं बदलते हैं, अगर ये कैब असम में अगर लागू करेंगे तो इससे भी ज्यादा भयंकर सिचुएशन होने का पूरा संभावना है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस के सामने ये सिचुएशन है आज लगातार गौतम आपसे एक सवाल मेरा ये है, वहां जो ये प्रोटेस्टर्स नारा लगा रहे हैं वो शायद असमी जुबान में लगा रहे हैं, क्या आप हमें ये बताएंगे कि वो अब वो नारा क्या लगा रहे हैं, हिंदी में उसका क्या मतलब है? हाँ विशाल, ये लोग जो स्लोगन दे रहे हैं जी, ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग कैब नहीं मानेंगे, सरकार को कैब का विरोध करना चाहिए, असम में कैब को लागू नहीं करना चाहिए। और सब लोग हर लोग बोल रहे हैं कि जॉय आए असम, ऐसे बोल रहे हैं कि अभी असम में कैब लागू नहीं करने के लिए देंगे। ये सारा लोग यही स्लोगन दे रहे हैं। और मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग आप लोग देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इन लोग का कोई लीडर नहीं है, ये साधारण जनता है और ये सारे लोग खुद निकल कर आ रहे हैं कैब का विरोध करने के लिए। कोई दल संगठन या कोई लीडर के बुलाने से ये लोग नहीं आ रहे हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं जोरहाट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस के सामने अभी ये सिचुएशन है। और अगर आज राज्यसभा में कैब पास हो जाता है तो इससे भी भयंकर सिचुएशन जोरहाट में हो सकते हैं। अब तक डिब्रूगढ़ या तिनसुकिया में भी इससे भी भयंकर सिचुएशन होने का खबर है। और ये जो आंदोलन है वो अभी तक वायलेंस होने का खबर है। अगर इसके बाद भी सरकार अपना स्थिति चेंज नहीं करते तो इससे भी भयंकर सिचुएशन होने का संभावना है। गौतम ऐसी खबर आई थी कि जो बीजेपी के एमपीज हैं लोकसभा में, खास तौर से एमपी या एमएलए, उन्हें ये पार्टी की तरफ से कुछ खास इंस्ट्रक्शन मिला है कि वो अपने क्षेत्र में जाएं और लोगों को समझाएं कैब के बारे में, ताकि लोग प्रोटेस्ट ना करें। क्या ऐसी कोई खबर आपको मिली है? क्या ऐसा कुछ हुआ है कि कोई एमपी या एमएलए इन लोगों से मिलने आया हो? नहीं विशाल, ऐसा सिचुएशन ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जोरहाट का जो एमएलए वो जोरहाट में नहीं है, वो अभी गुवाहाटी में है। और जोरहाट राज्यसभा के जो सांसद कामाख्या प्रसाद तासा वो भी घर में नहीं है। और अभी यहाँ ऐसा सिचुएशन नहीं है कि कोई बीजेपी का कोई नेता आके इन लोगों को समझाए, क्योंकि इससे सिचुएशन और भी खराब होने का चांसेस है। और सब लोग यहाँ जोरहाट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने मैं दिखाना चाहता हूँ, यह है मेरे सामने जोरहाट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस, और उसके सामने ही लगातार कई हजार लोग यहाँ पर तैनात हुए हैं और आके ये कैब का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके बाद भी मैं फिर बोलना चाहूँगा कि अगर सरकार अपना स्थिति चेंज नहीं करते हैं तो इससे भी भयंकर सिचुएशन हो सकता है। मैं फिर आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर कैब आज पास हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा? अभी तक काल तक हम बोल रहे कैब हम लोग का नहीं सही है। अभी हम लोग बोलना चाहूँगा कैब हम लोग नहीं मानेगा। अगर वो लोग हम लोगों का ऊपर बलपूर्वक कैब छापना चाहता है तो उसके बाद क्या होगा? आज ये थोड़ा उन लोग का हम लोग आवाज़ दे रहा है, आज ये थोड़ा मतलब फीलिंग होती है आवाज़ से, उसके बाद क्या हो सकता है गवर्नमेंट ने अभी समझ लेना चाहिए, क्योंकि काल
तक असम का पब्लिक बोल रहा है कैब हम लोग को नहीं चाहिए। आज हम लोग बोल रहे हैं और अगर बाई फोर्स वो लोग हम लोग के ऊपर कैब जापना चाहते हैं तो उसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं मानेगा। आए ना अपना हाथ में लगातार 3 दिन तक जोरहाट बंद रहा, ऊपरी असम बंद रहा, उसके बाद क्या होगा? कल भी बंद होगा क्या? 3 दिन नहीं, अगर असम के लिए जरूरत हो तो 30 दिन साल तक बंद रख सकता है। गौतम, असम से मांग उठी थी एनआरसी को लेकर, एनआरसी कराया गया, अब कैब की बारी है, तो फिर गुस्सा किस बात को लेकर है? हाँ विशाल, मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि ये जो कैब के लेकर लोगों के अंदर जो विरोध है उसका क्योंकि जो इलीगल बांग्लादेशी है उन लोगों को असम नहीं चाहते हैं, असम के लोग नहीं चाहते हैं और इसके द्वारा 2014 से पहले जो लोग यहाँ आए थे सब लोग को नागरिकता मिल जाएंगे, ऐसा बात लोग समझते हैं और इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि असम में ही सबसे ज़्यादा ये समस्या काफ़ी सालों से है और ये लोग यही चाहते हैं कि असम बांग्लादेशी का किसी को भी नागरिकता देने का पक्ष में नहीं है। मैं आपसे फिर जानना चाहता हूँ कि एनआरसी को लेके काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था, इसके बाद अभी कैब को लेके ये हो रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? ये जो प्रोटेस्ट हुआ ये असम का लोगों ने किया, ये कोनो दल संगठन ने नहीं किया, ये असम का लोग जाग गया, ये असम का लोगों ने बीजेपी आरएसएस के खिलाफ ये प्रतिवाद किया। ये प्रतिवाद चल रहेगा, जो कैब बातिल नहीं करेगा ये प्रतिवाद चल रहेगा। आज रात हो गया, सुबह से रात तक जोरहाट के लोग राजपथ में है, इसी ये साबित हो गया लोग जाग गया, लोग जागने का नहीं रुक सकता, इसीलिए बीजेपी सरकार को समझना चाहिए। की पॉइंट क्या है? ये जो जनता आ रहे हैं कई हजार यहाँ पर तैनात है, तो वो लोग क्या मांग है, कैब का विरोध क्यों करते हैं? ये जो कैब है, कैब में असमिया भाषा संस्कृति सब बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए असमिया लोगों को लोग बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए असमिया लोग जाग गया, इसीलिए असमिया लोग प्रतिवाद किया। आज गुवाहाटी का लोग ने जनता भवन घेर लिया, जनता भवन में अंदर में घुस गया, इसीलिए ये असम का लोग जाग गया, असम जल गया। और बीजेपी पूछिएगा कि इस बात में जो इस कैब में जो जिस बात का जिक्र है कि मुसलमानों को छोड़कर बाकी जो माइनॉरिटी हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के, उन्हें सिटीजनशिप दिया जाएगा, तो ऐसे में तो शायद यही लग रहा है कि कम लोग आएंगे इधर, फिर क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? हाँ विशाल, मैं फिर जानना चाहूँगा, यहाँ पर कई लोग हैं, मैं उससे भी जानना चाहता हूँ। मैं फिर आपसे मैं फिर जानना चाहता हूँ कि मुसलमान लोगों को छोड़ के बाकी जो माइनॉरिटी है उन लोगों को नागरिकता मिलेंगे इस कैब के वजह से, तो इसीलिए सारा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुसलमान लोगों को छोड़ के, बाकी माइनॉरिटी लोगों को लेके इस क्यों विरोध हो रहे हैं? 1983 में जो असम आंदोलन हुआ, वो आंदोलन में असम 71 तक जो विदेशी है वो विदेशी का बोझा लिया। अभी असमिया लोग बोल रहा है और विदेशी बोझा नहीं लेंगे, इसीलिए ये प्रोटेस्ट हुआ। ये धर्मों के विरुद्ध है, ये धर्मों के खिलाफ नहीं है, ये असमिया लोगों का विरुद्ध है, ये विरुद्ध चल रहेगा। ये विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का नहीं है, असमिया लोगों का विरुद्ध है, ये विरुद्ध चल रहेगा, अनागत दिन में चल रहेगा। सर, ये लोग ये बोल रहे हैं कि अगर बहुत बहुत शुक्रिया गौतम, मैं फिर आपके पास लौटूंगा, सीधे चलते हैं इस वक्त आपको आप दिखाते हैं कि सुरेंद्र स्वामी क्या कह रहे हैं। The Buddhists and the Christians and the Parsis, not only Hindus and associated the Indic religions of Buddhist, Sikh, but also those who are not of the Hindu faith, namely Christian and Parsis, Zoroastrian, this would be the correct word. Now, that has been brought in as an amendment. And the reason why is that if you look at the percentage of population of Hindus, Sikhs, Buddhists, Christians and Parsis in the 1952 figures of Pakistan, and today there's been a very sharp decline in all these various religious groups, and that has been, we have seen newspaper items of great deal of genocidal action in Pakistan against these people. Same thing in Bangladesh. There are daily occurrences against the Hindus there.
And Afghanistan, one need hardly say what the Taliban has been doing. So this act is most appropriate, and the Home Minister deserves congratulations for bringing it after years and years of recognition of this problem. Now, in 1947, November 25th, the Congress Working Committee met and passed a resolution urging citizenship for the refugees of Pakistan, and said, to quote, the Congress is bound to afford full protection for all those non-Muslims from Pakistan who have crossed the border and come over to India or may do so to save their life and honor. Now, they are saying that you can't do this, but their own party, as far back, they said it. They said you can't do it. This is Article 14. I'll come to Article 14 also. The amount of illiteracy in Congress is unbelievable. In Rajya Sabha, Manmohan Singh, it was read out what he said. And I just remind you, he said minorities in countries like Bangladesh have faced persecution. It's our moral obligation that if the circumstances force people, these unfortunate people, to seek refuge in our country, our approach to granting citizenship to these unfortunate persons should be more liberal. This is Dr. Manmohan Singh. He was here in the morning. Then when somebody read this out, after that he has gone, he's not come back. I hope they didn't send him away. Then the Chief Minister of Assam, Tarun Gogoi, had submitted a memorandum to the then Prime Minister Dr. Manmohan Singh on April 20th, 2012, pleading that the religious minorities had to flee due to discrimination, religious persecution at the time of partition, and they should not be treated as foreigners and given citizenship. And later on in the Guwahati High Court, he filed an affidavit and said that this is something our government would like to do. We have approached the central government. So, in all, all that we can say is that the BJP government has acted instead of giving speeches and passing resolutions, which is what has been done by the opposition, particularly the Congress party. And it is here that one last question I would deal with, and then I will conclude what I have to say. Article 14 does not bar this particular amendment, because it has been in number of judgments. You can't just read blindly the Article 14 what it says. Article 14 has been undergone many scrutiny in many court cases. One of the best presentation of Article 14 and what it means is the Antule case, where the government had created a special court, and this was challenged in the Supreme Court, that how can you have a special court for an individual? This is Article 14 violation. And then the 9-judge bench gave a judgment, which is a classic judgment in 1988, where they said that when it comes to Article 14, only equal groups can be, only people who are equal in terms of their entitlement, only there you can invoke Article 14. Today, for instance, on SPG, we have for Prime Minister a separate security force. That's permitted because Prime Minister is in a separate category. But for the rest of the members of Parliament and others, we have gone on the basis of not only the gradations on the basis of security risk. So Article 14 says you can make this distinction. And we have made this distinction because in Pakistan, in Bangladesh, in Afghanistan, these groups who have been identified have been singled out for ill treatment and oppression. And as far as the Ahmadiyas are concerned, or the Sunni Shias are concerned, they would prefer any day going to Iran, where it's a Shia country, or to Bahrain, where Ahmadiyas are accepted as Muslims. Both of them declare themselves as Muslims. They don't say that we are in a distinct religious group. It is the Wahhabi group
in Pakistan which says you are not Muslims, but the world in general accepts them as Muslims. So they cannot come into this category because these countries are Darul Islam. They are religious constitution where Islam has been accepted as the state religion, and therefore you to bring that in is rubbish. In fact, many single Muslims have come to our country to seek refuge. Tariq Fateh is one of the example. Taslima from Bangladesh. Then what happened? They said this is only our intermediate point. Taslima went and got citizenship from Sweden, and Tariq Fateh got it from Canada. And therefore, in our country, I don't think a Pakistani Muslim wants to leave and come to our country, and therefore there's no need for making us include them also in this bogus concept of Article 14 being equality for all. So finally, I'll say that Sri Lanka Tamils, they did not come to our country because of religious persecution. There was a war there, and because the area of Tamil Nadu, of Sri Lanka, the Tamil areas of Sri Lanka, there was a full-fledged war, and they came on that. After that, after our government came, they have all been regularly going back. The government of India has built houses for them, and now it has dwindled from 1 crore to something like 15,000. And in another 6 months, there will be no. And all this business of genocide and all, these are all LTT propaganda. Our parliament cannot be used for LTT propaganda. And therefore, I would say that this bill is going on because something we need to protect ourselves. Thank you. Thank you. The message from Lok Sabha Secretary General. Please take your seat, Mr. Vaiko. Please. The message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 11th of December 2019 adopted a सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका दिफा किया जो एतराज़ात या सवाल अपोजिशन उठा रहा था, और सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि जिस बात को बार बार ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल 14 यानी कि आइन की आर्टिकल 14 से ये बात मेल नहीं खाती है, इसका उन्होंने अपने तरीके से जवाब पेश करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि ये एक स्पेशल केस है और इस स्पेशल केस में इसे किया जा सकता है। Appointed by the Rajya Sabha to the Joint Committee with instructions for the Joint Committee to report to the Lok Sabha by the first day of the last week of the budget session 2020. Sri Ronald Sapal Lau. और जो आप दूसरी तस्वीरें देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की है, जहां पर तलबा ने गुज़िश्ता देर शाम और रात में भी मशाल जुलूस निकाल कर वहां पर प्रोटेस्ट किया और इस बिल को आइन के रूह के मुखालिफ बताया। ये जो दूसरी तस्वीर आप प्रोटेस्ट की देख रहे हैं, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा की तस्वीरें हैं और वहाँ पर इस तरह से एहतजाज किया गया और इस बिल को मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ख़तरनाक बताया गया है। हम वापस रुख करते हैं अपने नुमाइंदे खुर्रम का, जो इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, काफ़ी देर के बाद आपके पास आ रहा हूँ। जोरहाट के हालात वहाँ हम अपने नुमाइंदे से ले रहे थे गौतम बोरा से। खुर्रम, अभी आपने भी शायद अगर सुना हो, सुब्रमण्यम स्वामी ने राज्यसभा में जवाब पेश किए अपनी तरफ से कि जिस बात का बार बार जिक्र किया जा रहा है आर्टिकल 14, उससे ये टकराता नहीं है बल्कि वो उस इम्तिहान में ये पास हो जाएगा। ज़ाहिर है ये एक कानूनी और आइनी बहस है, इसका जो है वो इस पर जो फाइनल जो रिमार्क वो शायद सुप्रीम कोर्ट ही बेहतर देगा जब मामला कोर्ट में जाएगा। फिलहाल खुर्रम, आप इस वक्त आपके साथ और कुछ लोग हैं, अगर तो उनको इस पर एतराज़ क्या है? अभी हमने नॉर्थ ईस्ट में बात की, नॉर्थ ईस्ट में जोरहाट में जिस तरह से ज़बरदस्त प्रोटेस्ट देखा गया, आपने भी शायद देखा हो कि वहाँ पर ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब लोग जो है वो जमा हैं। और आपको हम बताएं कि इस वक्त जो आपको हम दिखा रहे थे कि सुब्रमण्यम स्वामी ने किस तरह अभी वहाँ पर इस जवाब अपनी तरफ से पेश की है, बीजेपी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जवाब रखी है। और ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये लगातार प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं। खुर्रम, एक बार फिर आपको रोकना चाहूँगा
और निलॉय हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। निलॉय, ये तस्वीरें कहाँ की हैं, क्या है, क्या ये आग वहां पर क्यों लगी हुई है, क्या हो रहा है वहां पर निलॉय? विशाल, ये जहाँ पर आग लगी हुई है ये गुवाहाटी के सबसे अहम सड़क है, जीएस रोड है। इस जीएस रोड और जहाँ पे आग लगी हुई है उसके ठीक अगर उल्टा दिखाओ, अगर उसके विपरीत दिखाओ तो यहाँ पे असम सचिवालय है। ये दिसपुर के इलाके है जहाँ पे सुबह से जितने भी प्रोटेस्टर्स निकले थे अपने कॉलेजेस से और यूनिवर्सिटीज से, वहाँ से सारे लोग रैली करके यहाँ पहुँचे हैं। करीबन 5 से 6 हज़ार विद्यार्थी यहाँ पर पहुँचे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। और ये सारे जो प्रोटेस्ट है पहले डेमोक्रेटिक था, लेकिन ज्यों-ज्यों दिन ढलता गया तब त्यों-त्यों ये पूरा जो प्रोटेस्ट का शक्ल है वो वायलेंट होता गया। पुलिस को कई बार टीयर गैस छोड़ना पड़ा, वाटर कैनन छोड़ना पड़ा, रबर बुलेट छोड़ना पड़ा और पलटावार प्रोटेस्टर की तरफ से भी हुआ है, वहाँ से पत्थरबाजी हुआ है, यहाँ चप्पल, जूता, बोतल जो भी हो वो भी छोड़ा गया है। अब जो सिचुएशन है कि आप देख सकते हैं, अगर मैं कैमरामैन को थोड़ा सा कैमरा चढ़ाने बोलूं तो आगे जितना दूर आप देख सकते हैं जीएस रोड, ये सबसे अहम सड़क है गुवाहाटी का, यहाँ पे सचिवालय है। और ठीक मेरे दाहिने तरफ यहाँ के मुख्यमंत्री आके यहाँ बैठते थे, आज सुबह तक यहाँ थे, उसके बाद वो एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। ये पूरा सड़क जाम कर दिया गया है और आगे जहाँ तक देखा आप देख सकते हैं वहाँ पे ये आपको आग दिखाई पड़ेगा। ये आग की लपटें उस चीज़ से है जो रैंप बनाया गया था, क्योंकि आने वाले 15 या 16 को भारत के प्रधानमंत्री और जापान का प्रधानमंत्री के यहाँ के दौरा करने वाले थे। उसके लिए पूरे शहर को सजाया गया था, रैंप बनाया गया था। जितने भी यहाँ पे जो रैलिंग्स लगाया गया था और लोहे के जो रैलिंग्स है वो सारे रैलिंग्स को उखाड़ दिया गया है और जितने भी रैम्प्स है उसको जला दिया गया है। आप सामने देख सकते हैं कि जो पोस्टर्स लगाए गए थे, ये पोस्टर्स को ऐसे चीड़ फाड़ के इन लोग आग में डाल रहे हैं। और पुलिस के लिए अब जो स्थिति है वो लगातार खराब होते जा रहा है, क्योंकि अब अंधेरा हो चुका है। अब जो नियंत्रण करना है इस पूरे प्रोटेस्टर्स को ये मुश्किल हो पा रहा है। कुछ ही देर में पुलिस को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या करना है। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि सीएबी गैरकानूनी है, बेआईनी है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। उनके जो नैतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसको वो खंडन करता है सीएबी। और सीएबी किसी भी सूरत में इनको राजी नहीं है। वो सीएबी को मान लेने के लिए वो बिल्कुल ही तैयार नहीं है। ये पिछले कल सुबह करीबन 5 बजे से असम में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। कल आसू यहाँ के जो छात्र संगठन है, छात्र संगठन द्वारा बुलाया गया बंद के से यही प्रोटेस्ट शुरू हुआ। लेकिन आज सुबह से जो प्रोटेस्ट है इसके पीछे कोई संगठन नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है। जितने भी आप प्रोटेस्टर्स देख रहे हैं वो प्रोटेस्टर्स खुद से निकल के आए हैं और इसीलिए ये प्रोटेस्ट का शक्ल जो है, इस शक्ल का जो अंदाज़ा है यहाँ के जो सुरक्षा कर्मी है वो लगा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे पुलिस कमिश्नर आए हुए हैं, जॉइंट कमिश्नर आए हुए हैं, जो पुलिस के आले अधिकारी है वो है। अगर मैं आपको दाहिने तरफ दिखाऊं, ये दाहिने तरफ आप देख सकते हैं जनता भवन या असम के सेक्रेटेरिएट है। सेक्रेटेरिएट के अंदर जो कर्मचारी थे वो अंदर से नारा लगा रहे थे छुट्टी के बाद, और बाहर में प्रोटेस्टर्स ऐसे नारा लगा रहे थे। और मैं अगर 2 कदम निलॉय, ये जो आपने बात कही है बहुत मीनिंगफुल है और इसके क्या माने निकाले जाएं। मैं अपने नाज़रीन को फिर से बताऊं कि आप देखिए निलॉय अभी क्या कह रहे हैं कि जो सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट है वजीर आला का दिसपुर में गुवाहाटी के पास, वहां जब छुट्टियां हो गई तो छुट्टियों के बाद जब दफ्तर से जो एम्प्लॉय बाहर निकले उन्होंने भी नारे लगाए। उन मुजाहिरीन के साथ साथ उनसे मेल करते हुए जो मुजाहिरीन वो पुलिस बैरिकेड के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और एक खास बात उन्होंने ये बताई है कि ये जो बैनर, ये जो अभी मुजाहिरीन वहां जमा हुए हैं असम के गुवाहाटी के पास दिसपुर में, वहां पर कोई किसी तंजीम या बैनर के तले जमा नहीं हुए, ये खुद बखुद सब निकल कर आए हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें तलबा ज़्यादा हैं और बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, खवातीन और बूढ़े भी हैं। निलॉय, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूँ। जी देखिए, आप देख सकते हैं कि सचिवालय के ठीक सामने, सचिवालय के पूर्व प्रवेश द्वार के सामने इस तरीके से जो प्रोटेस्टर्स है, जहां पे खवातीन है, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सारे यहाँ सड़क के ऊपर जीएस रोड के बीचों बीच वो बैठ गए हैं। ये ना वाटर
कैनन से यहाँ से हट रहे या रबर बुलेट से हट रहे। टीयर गैस तो सुबह से ही छोड़ा गया था, अब टीयर गैस का भी खौफ इनमें है नहीं। इनका कहना है कि असम से जो सीएबी है उसको हटाना चाहिए, किसी भी सूरत में सीएबी को यहाँ पे लागू नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये किसी भी सूरत में जो इलीगल या अनैतिक जो घुसपैठिया है, घुसपैठियों को यहाँ पे शामिल करने के लिए या बांग्लादेश से कोई हिंदू आ जाए 71 के बाद, उनको अपना बनाने के लिए वो कतई राजी नहीं है। और उसी सेंटिमेंट्स का ये एक आक्रोश है जो यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। क्या ये प्रोटेस्टर्स में से कुछ लोग न्यूज़ 18 में अपनी बातें रखना चाहेंगे? जी बिल्कुल 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 रखना चाहेंगे। खुदूने की बात है, हिंदी खुदिया सु जय प्रोटेस्ट जो आप कर रहे हैं, लगातार सुबह से प्रोटेस्ट है, आप कॉलेज छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं, अब रात हो चुका है, प्रोटेस्ट कब तक चलेगा और क्यों चलेगा? देखिए, हम लोगों का कल एग्जाम है, हम गौतम विश्वविद्यालय से हैं, हमारा कल एग्जाम है, सेमेस्टर एग्जाम। हम उसको छोड़ के भी हम लोग आज रास्ते पे बैठे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिल, जस्ट बिकॉज वी डोंट वांट दिस बिल। द होल असम, द एंटायर असम डज नॉट वांट दिस बिल। वी अपोज कैप, होल असम अपोजेस कैप। और जब तक हमें रिटर्न नहीं मिलेगा कि कैप कैंसिल नहीं हुआ है, तब तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे। राज्यसभा में डिस्कशन हो रही है कैब को लेकर, रिटर्न आपको कौन देगा, कौन आके आपको या थोड़ी देर बाद या थोड़ी देर पहले ऐसा आया था, ऐसा संदेश आया था कि कैब कैंसिल हो गया है, एंड वी वर वेरी हैप्पी। बट हम लोगों को पता चला नीलोय, किसने इनको ये संदेश दिया था? बड़ा सवाल है नीलोय, ये संदेश किसने भेजा था? आपको ये संदेश किसने दिया था कि कैब खारिज कर दिया गया? ये संदेश देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आ गया कहीं से, हम लोगों ने सुना, उसके बाद वी आर वेरी हैप्पी। लेकिन हम लोगों को चाहिए, बाकी जो भी हो, हम लोगों को ये कैब नहीं चाहिए, हम लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नहीं चाहिए। हम लोग किसी विदेशी को असम के अंदर नीलोय, होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा है कि असम के लोगों को चिंता करने की बात नहीं है, उनकी तमाम तरह के जो रिजर्वेशन उनका पूरा ख्याल रखा गया है। होम मिनिस्टर ने कहा है कि असम के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, असम के लोगों का जो समस्या है, जो चिंताएं हैं, उसका ख्याल रखा गया है। हम लोगों को अभी तक वो प्रोविजन पता नहीं है कि उन लोगों ने असम के लिए क्या किया है। असम के खुद के मुख्यमंत्री, खुद के जो मिनिस्टर्स हैं, उन लोगों ने असम को धोखा दिया है, और हम लोग नहीं चाहते कि ऐसे सरकार हमारे साथ रहे। हम लोग बीजेपी सरकार को इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अभी हम रास्ते पर आ गए हैं, जस्ट बिकॉज वी डोंट वांट दिस बिल। हमें ये बिल नहीं चाहिए, हम लोग विदेशी को हम लोग अपने जगह नहीं रख सकते। कल से प्रोटेस्ट चल रहा है, आज करीबन 48 घंटा हो गया है। ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा और किस सूरत में चलेगा, इसका शेप एंड कलर क्या होगा? ये आप देख सकते हैं, आप देखिए प्रोटेस्ट कैसे चल रहे हैं, किस हालत में चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। जब तक हम लोगों को ये नहीं पता चलता कि कैब कैंसिल नहीं हुआ है, ये प्रोटेस्ट चलेगी। हम लोग इसलिए आसामीज में स्लोगन्स दे रहे हैं कि ए होंग्राम सोली से सोली बॉय, ए जुई चोली से ये आग लगी है तो लगेगा, पूरे असम में लगेगा। जी आप समझ सकते हैं कि लोगों का मन में किस तरीके से आक्रोश है कि कल एग्जाम है, कॉटन यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री, वहाँ के विद्यार्थी कल उनका सेमेस्टर एग्जाम है, वो परवाह नहीं कर रहे कि कल एग्जाम देना है, कल एग्जाम में बैठना है। हालांकि आज भी एग्जाम था, आज का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है। सारे लोग कॉटन यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, हैंडिक कॉलेज, और सिर्फ ये गुवाहाटी की बात नहीं है, मैं कहूँ तो डिब्रूगढ़, जोरहाट, गोलाघाट, नौगांव, ये सारे जिलों में जहाँ पे कब का असर होगा, इनको अगर लगता है कि कैब का असर वहाँ होगा, वहाँ की छात्राएं जो है वो खुद से बाहर निकल के आया है, कोई बैनर नहीं है, कोई पोस्टर नहीं है इनके पीछे। और ये सबसे अहम बात है, ये जो आक्रोश है, जो विद्यार्थियों का आक्रोश है, ये शायद हम बहुत सारे देशों में हमको देखने को मिला है। गुवाहाटी में मेरे पिछले 20 सालों की जो जर्नलिस्टिक करियर है, शायद ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हमें आज देखने को मिल रहा है, जहाँ नीलोय, मैं आपके पास फिर से आऊंगा थोड़ी देर में। अभी दिल्ली अपने नुमाइंदे का रुख करते हैं, लेकिन जब मैं आपके पास वापस आऊंगा तो सवाल ये होगा कि सीएबी में किन बिंदु
बिंदुओं को लेकर, किन पॉइंट्स को लेकर असम के लोग एहतजाज कर रहे हैं? क्योंकि मुल्क के दूसरे हिस्से में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको लगता है कि इस बिल में माइनॉरिटी यानी मुसलमानों का नाम नहीं है, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इससे जो है एक एंटी जो माइनॉरिटी एक फीलिंग हिंदुस्तान में बढ़ेगी। क्या इस बात को लेकर असम के लोग क्या सोचते हैं, उनके प्रोटेस्ट का मेन पॉइंट क्या है, मैं इस सवाल का जवाब से ढूंढूंगा। फिलहाल रुख करते हैं दिल्ली का। खुर्रम, नॉर्थ ईस्ट में इसको लेकर जो प्रोटेस्ट है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और अभी हमने जोरहाट के बाद गुवाहाटी के दिसपुर में जहां पर सीएम का सेक्रेटरीट है उसके बाहर कितनी बड़ी तादाद में खवातीन, बच्चे, बूढ़े सब वहां मौजूद हैं, किसी बैनर के तले नहीं, बस उन्हें लगता है कि शायद उनके लिए सही नहीं है। हालांकि होम मिनिस्टर ने रिपीटेडली बार बार ये कहा है कि आसाम या नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इस बिल में जो भी उनकी आशंकाएं हैं या जो उनको लगता है कि अंदेशा है उसका पूरा ख्याल रखा गया है। अब बहुत हुआ और तरक्की के साथ देश को, आसाम को आगे बढ़ने दे, लेकिन शायद लगता है वहां तक कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है या उन्हें इस पर यकीन नहीं हो रहा है। खुर्रम, दिल्ली में इस वक्त क्या हो रहा है, आप किन लोगों के साथ हैं और क्या ये जो असम नॉर्थ ईस्ट का जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट और जो दिल्ली में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल एक नेचर का है या इनके पॉइंट्स अलग अलग हैं? देखिए, असम में क्योंकि डेमोग्राफी का मामला है, असम के लोग अपनी डेमोग्राफी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद और तशवीश में हैं, इसलिए वहाँ पर एनआरसी हो चुका है। 19 लाख लोगों को एनआरसी से बाहर किया जा चुका है। वहाँ के अलग मसाइल हैं और कहना चाहिए कि वहाँ पर डेमोग्राफी का जो मसला है, आबादी का जो मसला है वो ज़्यादा जो है तशवीशनाक है और आम लोगों तक अमित शाह वज़ीर दाखिला ये बात पहुँचाने में ऐसा लगता है पूरे तौर से नाकाम हो रहे हैं। यही वजह है कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट वहाँ पर हो रहा है। लेकिन मैं दिल्ली में हूँ और यहाँ पर अभी कांग्रेस पार्टी ने तकरीबन 5000 लोगों के साथ 3 बजे के करीब यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था। उनके जो कारकुनान हैं उनको मैंने अपने साथ रोक कर रखा है। अगर हम बात करें, दिल्ली जो राजधानी है, इक़्तिदार की राजधानी है, अगर वहाँ पर देखा जाए तो अब जो सवाल है वो जेडीयू, शिवसेना और इस जैसी जो सेकुलर माइंडेड पार्टियां हैं जिन्होंने लोकसभा में इस पूरे बिल की हिमायत की है, क्या वो इस बिल की हिमायत अभी तो थोड़ी देर के बाद 7-8 बजे के करीब जिस तरह से वोटिंग होने वाली है उसमें होगी, क्या अमेंडमेंट आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ कांग्रेस के कारकुनान मौजूद हैं, मैं इनसे वो बिंदु पूछ लेता हूँ। जिस तरह से कई सेकुलर पार्टियों ने इस मामले में हिमायत की है इस पूरे बिल की, उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, सरासर जो है देश की आवाम को धोखा दे रहे हैं, खास करके माइनॉरिटी में मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। जब इन्हें वोट चाहिए होता है तो ये सेक्युलरिज्म की पगड़ी ओढ़ के हम लोग के बीच में आ जाते हैं और जब मुसलमान इनको जिता के भेज देता है तो ये वापस अपना असली रंग दिखाने लगते हैं और मुसलमानों की पीठ पे छुरा भोंक देते हैं। ये जो हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब है जिसको कांग्रेस ने हमेशा संभाल के रखा है, लेके चली है, आज उसको इन्होंने खतरे में डाल दिया है और उसकी खासकर की वजह सिर्फ यही है, एक तो बिहार में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए नीतीश कुमार और चिराग पासवान जो है बीजेपी के प्रेशर में आकर के ये काम कर रहे हैं। दूसरा, मैं सबसे बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है वो एकदम चरमरा चुकी है, टूट चुकी है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है युवाओं के लिए। उस सब को छुपाने के लिए ये बिल लेके आए हैं ताकि देश की आवाम जो है वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में बढ़िया आपस में एक दूसरे के साथ लड़ती रहे और इनसे कोई सवाल ना करे कि युवा बेरोजगार क्यों हो गया है। कानून व्यवस्था जो है देश की एकदम चरमरा चुकी है। ये जो सवाल है इस बिल को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार इसको असंवैधानिक भी बता रही है, लेकिन जो इस बिल को लेकर के जो अहम सवाल है, किस चीज़ में बदलाव चाहते हैं आप लोग? जो सेकुलर पार्टियां हैं, बहुत सारी सेकुलर पार्टियां हैं, वो क्यों इसके सपोर्ट में खड़ी हो गई हैं? हम लोग तो सिर्फ ये चाहते हैं कि सिर्फ ये जो इन्होंने हिंदू मुसलमान करके मुसलमानों को सिर्फ इससे बाहर किया है, इस बिल से बाहर किया है, सबके साथ एक जैसा सलूक हो, सब एक जैसे रहें जैसे पहले रहते आ रहे हैं और अपने सत्ता के लिए ये आवाम को बांटे नहीं बिल्कुल भी, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। शिवसेना जिसकी कांग्रेस के साथ सरकार भी है महाराष्ट्र में, उसने भी सपोर्ट किया, हालांकि कांग्रेस ने नाराज़गी जताई है, तो आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो आज की डेट में पार्लियामेंट के अंदर बात करते हैं भाई ये नागरिक संशोधन बिल के बारे में। उसमें नागरिक संशोधन बिल के अंदर ये बात नहीं करते हैं वो सभी कास्टिज़म की बात करते हैं, मगर उसके अंदर उनके भाषणों में कभी भी सुन लीजिएगा वो ये बात करते ही नहीं है कि मोमडनों को भी, मुसलमानों को भी इसके अंदर हम अंतर्गत लाएंगे।
उनके शब्दों में नहीं होता है, वो इसको इतना ज़्यादा एक मैसेज देते हैं कि हाँ भी ये जो हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो एक डिक्टेटरशिप तरीके से करके, और हम एक मैसेज दे रहे हैं कि लोगों को, युवाओं को एक तरीके से भड़का रहे हैं इस मामले में कि हम लोग हिंदुत्व के मुद्दे पे एक साथ इकट्ठे हुए हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हिंदुत्व और हिंदू इस चीज़ का नाम है या कुछ और चीज़ है? नहीं, हिंदू का मतलब तो एक ही है, सब लोगों को इकट्ठा करना। हिंदू ये नहीं है, कभी हिंदू ने कभी ये कहा है कि हाँ भाई मुसलमान हो या कोई और जात का, किसी भी जात से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, कि हाँ भाई हम उसको अपने पास नहीं बिठाएंगे। इन लोगों ने तो इन लोगों को ऐसे दूर कर दिया है, मोमडन भाइयों को, जैसे कि इन लोगों के जिनके मुंह से पार्लियामेंट में सब जात सभी कास्ट नाम तो लेते हैं। अभी कल मैं गृह मंत्री क्या नाम हमारे देश के रक्षा मंत्री जी का फ्लाइट के अंदर वो इंटरव्यू दे रहे थे आज तक वाले भैया को, तो उसमें यही कह रहे थे, उन्होंने कहा एक मुंह से एक बार कह तो दिया कि मोमडन मुसलमान को भी, मगर उसके बाद में उन्होंने करेक्शन कर दी इस बात के लिए कि हाँ नहीं हम लोग और बाकी हो जात, फिर वापसी उन्होंने अपनी इस चीज़ को लिया कि हम लोग सभी के लिए हैं। मगर ये मेरा एक सवाल ये है कि बहुत सारी जो सेकुलर पार्टियां हैं, एक बात यहाँ पर सवाल बहुत अहम ये जरा पूछिएगा कि एनआरसी या कैब के बहाने एनआरसी कहा जा रहा है कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, दो पहलू हैं, एनआरसी और कैब, और इसमें नागरिकता पर सवाल उठाया जा रहा है। क्या नागरिकता एक नागरिक को साबित करना है या फिर ये सरकार का काम है कि वो ढूंढे कौन जो है वो गैर नागरिक है या कौन गलती से यहाँ या गलत तरीके से आ चुका है? ये एक नागरिक क्यों ये साबित करे कि वो नागरिक है? अगर ये कैब और एनआरसी मिला जुला है तो फिर ये समस्या तो सबके साथ होगी। सवाल ये उठ रहा है कि ये किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, ये अगर है तो यहाँ मुल्क के गरीबों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है, जो लैंडलेस लोग हैं उनके खिलाफ है, या उन इलाकों में जो लोग रहते हैं जहाँ हर साल सैलाब से तबाही आती है, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके सामान बह जाते हैं, उनके खिलाफ है। देखिए एक सवाल पूछा जा रहा है, मुझे ये बताइए, ये जो एनआरसी और कैब को दोनों को जोड़कर देखा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार का काम है कि वो विदेशियों को जो घुसपैठिए हैं उनको ढूंढें, या हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी नागरिकता साबित करें? सर सरकार को ढूंढना चाहिए ना, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। सीधी सी बात है सर, अगर आप सब लोगों को नागरिकता दे रहे हो, तो फिर उसमें मुसलमानों को क्यों छाटा जा रहा है? क्योंकि हमारा देश एक सेकुलर देश है, हमारी सिर्फ यही डिमांड है कि अगर हमारा देश सेकुलर है तो इसको उसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर सब लोग नागरिकता अपनी साबित करेंगे तो आपको क्या लगता है इससे किस तरह का नुकसान हो सकता है, क्या इफेक्ट हो सकता है? सर लोगों के अंदर दहशत है, लोग डरे हुए हैं, किसी के पास इतने पुराने डॉक्यूमेंट हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास ना निकले, वो इस चीज़ से डरे हुए हैं, ये वजह है और कोई वजह नहीं है। मुझे ये बताइए, आप क्या सोचते हैं, क्या आपको नागरिकता साबित करना ज़्यादा पसंद है या फिर सरकार को विदेशियों को खुद ढूंढना चाहिए? देखिए इस मुद्दे पर मैं आपको जो है ना थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा पास्ट के अंदर। जब इस देश को आज़ाद किया गया, उस देश की आज़ादी के अंदर हमारे देश के अंदर सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों ने योगदान किया, और उस समय कोई कास्टिज़म की बात नहीं थी। हमारे पास में एक उत्पीड़न, हमारे देश में उत्पीड़न हो रहा था, तो हम सब कांग्रेस के झंडे के तले, हमारे देश के जो शीर्ष नेतृत्व रहे उनके नेतृत्व के तले हम लोग मार्गदर्शन में उनके चले, और आज हमारा जो देश है, मोदी जी हमारे को भटका रहे हैं कि जब ये आते हैं चुनाव के अंदर आते हैं, जब राष्ट्रीय चुनाव में आते हैं तब ये देश में विकास की बात करते हैं, हम युवाओं को रोजगार देंगे, और उसको जब वो सरकार में स्थापित हो जाते हैं उसके बाद में ये अपने एनडीए के घटक दल हैं, उन घटक दलों का भी ध्यान नहीं रखते हुए, और ये यहाँ पर ये आ जाते हैं कि भाई हम लोग जो है ना एनआरसी हिंदुत्व के लिए आते हैं, उन मुद्दों को भटका देते हैं देश के अंदर से। मुझे एक बात बताइए, आप क्या एनआरसी और कैब एक ही सिक्के के दो रुख हैं, या अब सरकार की जिम्मेदारी है घुसपैठियों को ढूंढे, उन्हें पकड़े? देखिए ये एक ही सिक्के के दो ही रूप हैं। ये जब इन्होंने एनआरसी असम में किया था तो इनको सामने समझ में आ गया कि कौन से धर्म के लोग कितने हैं इसके अंदर, तो इसीलिए उसको इन्होंने कहा था हम CAB लेके आएंगे, उसके बाद इसे दोबारा कराया जाएगा। कि मतलब सरकार एक बार फेल हो चुकी है ना, तो अब क्या है, ये बाकी लोगों को तो देंगे लेकिन सिर्फ मुसलमानों का टारगेट है। एक तरफ भाजपा के नेता ये कहते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है और कुछ समय में हम चीन को पीछे छोड़ देंगे, और दूसरी तरफ आप ये बात कर रहे हो
कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को छोड़ के बाकी कम्युनिटी वालों को हम नागरिकता देंगे। आज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं हमारे देश के अंदर, उनके लिए तो आपके पास व्यवसाय नौकरियां कुछ है नहीं, उनके लिए तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और ये जो एक्स्ट्रा लोग लेके आएंगे, कि मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि उनकी क्या प्लानिंग है इसके लिए। यह लाकर यहाँ पहले भुखमरी फैली हुई है, लूटमार बढ़ी हुई है देश के अंदर। मेरा एक सवाल ये था, क्या सरकार को घुसपैठियों को पकड़ना चाहिए या फिर नागरिकता साबित करने के लिए एनआरसी लाना चाहिए? मैं तो इसमें एक ही बात कहना चाहूँगा, घुसपैठी आते कैसे हमारे देश के अंदर? क्या हमारी देश की आर्मी इतनी कमजोर हो रही है जो बॉर्डर की सुरक्षा कर रही है कि उनके नाक के नीचे से घुसपैठी चले आते हैं? ये सिर्फ एक ढकोसला है इनका, जिसको ये घुसपैठियों के नाम पे ये बिल पास कराना चाह रहे हैं। बस और एक यहाँ पर जानकारी देना चाहता हूँ, जैसा कि अभी हमने तस्वीर दिखाई थी असम के जोराहाट की, और फिर उसके बाद दिसपुर जहां पर सेक्रेटेरिएट है उसके बाहर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। तो अभी ये खबर आ रही है कि सीएबी के खिलाफ प्रोटेस्ट के चलते असम के जो वजीर आला है सर्बानंद सोनोवाल, वो गुवाहाटी हवाई अड्डे पर ही वहां पर एक तरह से फंस गए हैं, वहां रुके हुए हैं। और ये खबर इस वक्त आ रही है। और जैसा हमने दिखाया था, अभी निलॉय बता रहे थे कि सेक्रेटेरिएट के ठीक बाहर करीब 8 से 10 हज़ार लोग वहां जमा हो चुके हैं और वो कैब के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और इसी बीच खबर आ रही है कि असम के जो वजीर आला हैं सर्बानंद सोनोवाल, वो असम में वहां गुवाहाटी एयरपोर्ट के पास ही वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर फंस से गए हैं, ऐसी कुछ खबरें हैं। खुर्रम जी, आप बात कर रहे थे। मैं बात कर रहा था कि ये जो सरकार की जिम्मेदारी आप आबादी पर सवाल उठा रहे हैं, क्या सरकार को घुसपैठियों को पकड़ना चाहिए? मेरे भाई, मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूं कि हमारी आर्मी बहुत सक्षम है, वो हमारे बॉर्डर्स की बहुत अच्छे से सुरक्षा करती है। घुसपैठिए आते ही नहीं है। ये घुसपैठियों के नाम पर ये बिल पास कराना चाह रहे हैं और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना चाह रहे हैं। मैं फिर आपसे ये बात करूं, घुसपैठिए कहाँ हैं? या तो ये हमारी केंद्र सरकार ये बोले कि हमारी आर्मी जो है वो हमारे बॉर्डर्स की सही से सुरक्षा नहीं कर पा रही है। घुसपैठिए तो बॉर्डर से ही घुसेंगे, कहीं और तो घुसपैठिए आएंगे, तो घुसपैठिए आ कहाँ से रहे हैं? पहले ये भी तो क्लियर कर दें मोदी जी हमारे बैठ के पार्लियामेंट में। आप क्या कहेंगे, नागरिकता हमें साबित करना चाहिए एनआरसी लाने के लिए या फिर सरकार को कदम उठाना चाहिए? घुसपैठिए अभी बोला इन्होंने, सरकार को कदम उठाना चाहिए और ये काम सरकार की है, लेकिन पर्टिकुलरली एक ही पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान को, और कुछ करने की इनके पास क्षमता है नहीं। वोट के नाम पे बस ये वोट चाहिए इनको, कैसे भी चाहिए। लेकिन जब एनआरसी आएगा तो सभी लोग उसमें आएंगे ना, उसमें सभी लोगों को परेशानी होने वाली है। अभी हमने असम में जिस तरह से देखा है कि 19 लाख लोग फंसे हैं, तो उसमें तो हिंदू मुसलमान सारे ही लोग हैं, गरीब लोग ज़्यादा हैं। नहीं, गरीब लोग ज़्यादा है, हिंदू मुसलमान सारे हैं। हमारा तो हिंदुस्तान यह सोने की चिड़िया थी, अब ये मिट्टी का पुतला रह गया है। इससे पहले कभी किसी सरकार ने इस तरह की राजनीति नहीं की, ये दुनिया जान रही है इस चीज़ को। आप बताइए, जिस तरह से एनआरसी अगर होगा, कैब आएगा, तो लेकिन एनआरसी में तो सभी लोग आएंगे। देखिए सर, एनआरसी में सब लोग आएंगे, ये ठीक है कि कहाँ तक ये जायज़ है नाजायज़ है, ये सरकार को देखना है। मगर उसके अलावा भी जो देश के अंदर आज जो वातावरण है, वो वातावरण इस तरीके से हुआ है कि आज की डेट में अभी 3-4 स्टेटों के अंदर बीजेपी को नुकसान हुआ है। और आज इनका मुद्दा जो है, जो लोगों के दिमागों में था कि हाँ भी हमने धारा 370 हटानी है, वो मुद्दा हट करके उसके बाद में उन्होंने रिजल्ट देखा कि हाँ भी अभी फिर महाराष्ट्र में इनको इतना बेनिफिट नहीं हुआ और स्टेटों में इनको बेनिफिट नहीं हुआ। तो अब इन्होंने जो आज के जो देश के अंदर 85% युवा हैं, खाली युवा का जो माइंड है उसको ब्रेन वॉश किस तरीके से किया जाए कि हाँ भी ये इन लोगों को ये समझा दिया जाए कि हम आपके जो है ना हिंदुत्व के ऐसा मुद्दे पे, या युवा एक समझे कि एक वो पढ़ा लिखा इंसान है जिसको एक आज सोशल मीडिया के थ्रू उसको आज हमारे जो चैनलों पे जो चल रहा है वो एक ही मुद्दा चल रहा है, एनआरसी में क्या है, हिंदू मुस्लिम। यार यही प्रॉब्लम यही तो क्रिएट हो रही है कि आप हिंदू मुस्लिम का मुद्दा क्यों ले रहे हो? और भी देश के अंदर और भी अच्छे मुद्दे हैं जिनको आपको इम्प्लीमेंट करने चाहिए थे। जैसे देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको भी करिए, और भी काम है। खाली एक मुद्दा ही बना करके चलना है कि हाँ भी मुस्लिम को ही टारगेट करेंगे। जितना ये मुस्लिम को टारगेट करेंगे, मैसेज देंगे जनता के अंदर कि हम तो ये काम कर रहे हैं कि हम मुस्लिम को इसको दबा रहे हैं हम लोग,
एक मुस्लिम जो है देश के अंदर जो है वो एक दहशत में है इस समय कि हम लोग कहाँ जाएं, क्योंकि देश तो विशाल ये सारे लोग ये चाहते हैं कि देश के जो असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, सेहत का मुद्दा है, उस पर बात होनी चाहिए। जी, और मैं इसी के साथ यहाँ पे एक ब्रेक लेना चाहूंगा खुर्रम। ब्रेक के बाद हम फिर अपने नाज़रीन से मिलेंगे और आपको बताएंगे कि क्या इस वक्त अपडेट है और राज्यसभा में बिल को लेकर ये बहस मुबाहिसा कहां तक पहुंचा है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। जो इस देश के मुसलमान है इसके लिए